हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 9 जनवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शेख हसीना किस देश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एलिहान इस्माइलोव। मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? उखनागिन खुरेलसुख। इसके अलावा श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धने। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी आम चुनाव हुए हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार से अभी बांग्लादेश में चुनाव आयोजित किए गए थे। इसमें शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने जीत हासिल की है। तो 300 सीटों के लिए यहां पर इलेक्शन हुए थे, जिसमें आवामी लीग पार्टी ने 223 सीटें हासिल की हैं, यानी कि जो शेख हसीना की पार्टी थी उसने जीत हासिल की है। दोस्तों, शेख हसीना के बारे में आप याद रखिएगा कि वह कुल 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, यानी कि इस बार वो 5वीं बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगी। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में 2009 से सत्ता पर काबिज हैं। बात आई है बांग्लादेश की। तो दोस्तों, यहां पर आप ये इंडिया का मैप देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है, तो जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1971 में। और दोस्तों याद रखिएगा, बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो फेलिक्स सेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति बने हैं। शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने हैं। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावा क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ल्यूक फ्रीडेन लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। और पाकिस्तान में जो अभी कार्यवाहक सरकार चल रही है, उसके प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक काकर। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब आपके लिए खुशखबरी है कि ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है ऐप पर। तो इसको आप ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इस ई बुक की खासियत की बात करें तो इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। इसके अलावा लास्ट में आपको टॉप 500 एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी ई बुक को आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी ऐप पर उपलब्ध है, दोनों माध्यम में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। तो जो ओपेनहाइमर नाम की फिल्म थी, उसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। चलिए ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया था। तो ये फिल्में भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 की। तो इस बार 81वें नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं। और ये जो समारोह था कहाँ आयोजित किया गया है? अमेरिका के कैलिफोर्निया के
वेवरली हिल्स में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं? तो यह अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया जाता है? तो अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो फिल्में होती हैं उन्हें दिया जाता है। इसके अलावा टेलीविजन के लिए भी यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिका की फिल्मों और टेलीविजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1944 में प्रदान किया गया था। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, 2023 में जब 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्रदान किए गए थे तो उसमें बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था नाटू नाटू को, जो कि RRR मूवी का सॉन्ग था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये जो नाटू नाटू सॉन्ग था ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाला पहला एशियाई सॉन्ग था। चलिए दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के विजेता डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट पिक्चर ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? ओपेनहाइमर को। इसके डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए हैं क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए हैं? किलियन मर्फी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं लिली ग्लैडस्टोन। अब हम टेलीविजन के क्षेत्र में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड को डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ टीवी श्रृंखला का अवार्ड दिया गया है सक्सेशन को। सर्वश्रेष्ठ टीवी सीरीज का अवार्ड दिया गया है द बियर को। और टीवी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है कीरन कल्किन को। और टीवी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है सारा स्नूक को। तो दोस्तों, ये हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के विजेता। बात आई है अवार्ड की, तो कुछ प्रमुख अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। तो विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वान की मून को दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार को कर्मवीर चक्र पदक 2023 से सम्मानित किया गया है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को दिया गया है। इसके अलावा इटली का द ऑर्डर ऑफ मेरिट कबीर बेदी जी को दिया गया है। लियोनेल मेसी को टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अब्दुल्लाही मायर को UNSCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 दिया गया है। और पेरुमल मुरुगन को JCB पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाएगा नादिया कैल्विनो। तो नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नागोजी ओकोंजो-इवेला, ये WTO की वर्तमान में महानिदेशक हैं। जियोर्जिया मेलोनी, ये इटली की वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। और कमला हैरिस, ये अमेरिका की वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, नादिया कैल्विनो की बात करें तो वह यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनी है। इस प्रकार से वह यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध स्पेन से है। स्पेन की वो एक अर्थशास्त्री हैं। और याद रखिएगा, नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश बैंक की 8वीं अध्यक्ष हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने जर्मनी के वर्नर होयर का स्थान लिया है। यूरोपीय निवेश बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? किर्चबर्ग, लग्जमबर्ग में। यानी कि लग्जमबर्ग का जो एक शहर है किर्चबर्ग, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के द्वारा अभी हाल ही में हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। दोस्तों, किर्गिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया है। याद रखिएगा, हिम तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा अंसिया। क्या है दोस्तों? पैंथेरा अंसिया। और हिम तेंदुआ मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। एक और पॉइंट याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिम तेंदुआ से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में किन किन स्थानों पर हिम तेंदुआ पाया जाता है? तो उनमें पहला स्थान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में है। तो यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है भारत में। भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य में हिम तेंदुआ को
राज्य पशु घोषित किया गया है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया गया है। अगर हम वर्तमान में भारत में हिम तेंदुआ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 700 से 800 तक का अनुमान बताया जाता है कि भारत में हिम तेंदुआ होंगे। चाइना में हिम तेंदुआ की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। दोस्तों बात करते हैं किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान को ऑफिशियली तौर पर किर्गिज गणतंत्र कहा जाता है और यह एक मध्य एशिया का देश है। कैपिटल क्या है इसकी? बिश्केक। करेंसी क्या है? सोम। राष्ट्रपति हैं सदिर जापारोव। यहाँ पर आप किर्गिस्तान का मैप देख सकते हैं। ये है इंडिया, ये है चाइना और यहाँ पर स्थित है दोस्तों किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के महाकाल लोक में जो कि उज्जैन में है, वहां पर प्रसादम का उद्घाटन किया गया है। बात आई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में अभी क्या हुआ है? तो बैगा जनजाति को छत्तीसगढ़ में आवास का अधिकार दिया गया है। तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना में अभी हाल ही में महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। कर्नाटका से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो कर्नाटका के होयसल मंदिर समूह को अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण किया गया है। यानी कि एक ऐसा फूड स्ट्रीट बनाया गया है जहां पर आपको जंक फूड देखने को नहीं मिलेगा। ये जो दोस्तों फूड स्ट्रीट बनाया गया है इसका नाम प्रसादम रखा गया है। लागत कितनी है इसकी? 1,75,00,000। उज्जैन के बाद देश भर में 100 जगहों पर इस प्रकार के फूड स्ट्रीट बनाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग फूड स्टॉल होंगे और इसके अलावा इसमें उज्जैन के स्थानीय व्यंजनों को भी शामिल किया गया है। बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल भोपाल है। जिलों की संख्या है 55। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। विधानसभा की 230 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कदम्ब काल का 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख खोजा गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा राज्य में अभी हाल ही में 10वीं शताब्दी ईस्वी का कदम्ब काल का एक शिलालेख खोजा गया है। बात आई है यहाँ पर महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना की गई है। केरल में दोस्तों अभी कुछ समय पहले पारूमला पेरूनलल उत्सव मनाया गया है। आंध्र प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हैं? तो आंध्र प्रदेश में कुछ समय पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा साईं हीरा ग्लोब कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले आप उस शिलालेख को देखिएगा। ये वो शिलालेख है जिसकी खोज अभी हाल ही में की गई है। ये शिलालेख 10वीं शताब्दी ईस्वी का है और ये कदम्ब काल का शिलालेख बताया जाता है। इसमें जो भाषा लिखी हुई है वो कन्नड़ और संस्कृत है। बात आई है गोवा की। तो गोवा की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी के हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। दोस्तों यहाँ के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गोवा में। महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य और कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य और भगवान महावीर अभ्यारण्य ये सभी अभ्यारण्य गोवा राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। यहाँ पर बात आई है 8 जनवरी की। तो 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी और इसका उद्देश्य ये होता है कि भारत सरकार के साथ जो प्रवासी भारतीय समुदाय है उसका जुड़ाव मजबूत हो सके। प्रवासी भारतीय का मतलब ये है कि जो व्यक्ति देश से बाहर रह रहा है वह प्रवासी भारतीय कहलाएगा। ठीक है, तो प्रवासी भारतीयों का भारत सरकार के साथ जो जुड़ाव है वो मजबूत हो सके,
इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण है महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका से भारत लौटना। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी घटना को याद करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को महान प्रवासी की उपाधि भी दी गई है। तो क्वेश्चन है, सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जी राम मोहन राव। तो जी राम मोहन राव को अभी हाल ही में सेबी का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, यानी ईडी बनाया गया है। संजीव अग्रवाल की बात करें तो ये NIIFL के सीईओ बने हैं। जस्टिस संजीव खन्ना नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और ग्वांगू ली जो हैं ये किया इंडिया के नए सीईओ और एमडी बने हैं। तो अभी हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी बोलते हैं, उसके द्वारा गोविंदयापल्ली राम मोहन राव को ईडी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी ये जो नियुक्ति है ये 2027 तक के लिए की गई है। बात करें सेबी की, तो यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक डोमेन के तहत देश में सिक्योरिटीज और कमोडिटी बाजार के लिए एक रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में विकासशील को एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कुलश्रेष्ठ को हुडको का नया अध्यक्ष और एमडी बनाया गया है। बीके मोहंती को इरेदा का वित्त निदेशक बनाया गया है। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बने हैं। CS राजन कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। राहुल रसगोत्रा ITBP के महानिदेशक बने हैं। जगदीप धनखड़ पांडिचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर बने हैं। अनीस दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक और नीना सिंह CISF की महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दोस्तों, इंडोनेशिया की जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ईरान ने सिल्वर मेडल और कोरिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कैपटाउन में सबसे छोटा यानी 107 ओवर का क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अभी हाल ही में टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। साक्षी मलिक ने अभी हाल ही में रेसलिंग से रिटायरमेंट ले लिया है और अमिताभ बच्चन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, चक्रवात अल्वारो ने किस देश को प्रभावित किया है? तो चक्रवात अल्वारो ने मेडागास्कर को प्रभावित किया है। तो मेडागास्कर के तट पर अभी हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो आया था। इसमें दोस्तों 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 8400 लोग विस्थापित किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है तूफान की या चक्रवात की। तो चलिए हाल ही में आए हुए कुछ प्रमुख चक्रवात या तूफान डिस्कस कर लेते हैं। चक्रवात मिचोंग की बात करें तो इसका नामकरण म्यांमार ने किया था और इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और उड़ीसा प्रभावित हुए थे। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। चक्रवात तेज का नामकरण भारत ने किया था और इसने यमन और ओमान को प्रभावित किया था और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। हमून तूफान, इसका नामकरण ईरान ने किया था। उत्पत्ति इसकी बंगाल की खाड़ी में हुई थी और इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया था। अभी हाल ही में चक्रवात मिधली भी आया था। इसका नामकरण मालदीव ने किया था। उत्पत्ति इसकी बंगाल की खाड़ी में हुई है और इसका प्रभावित क्षेत्र बांग्लादेश रहा है। बिपरजॉय तूफान भी अभी हाल ही में आया था जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है और इसका प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान रहा है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कौन मिसेज इंडिया 1 in a Million 2023 की विजेता बनी है? रूपिका ग्रोवर। भारत पार्क किस देश में खोला जाएगा? UAE में। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? विकासशील। प्रेरणा कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1
किस दिन लैंग्रेज पॉइंट फर्स्ट पर पहुंचा है? 6 जनवरी 2024 को। वर्ष 2022-23 में भारत के खिलौनों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 239% की। WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? सेंथिल पांडियन सी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है? इसरो। कॉलेज फगाथंसी मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? मणिपुर में। गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? पेट्र फियाला शामिल होंगे। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में 2023 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। शराब पर चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है? आयरलैंड। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां स्थापित किया गया है? असम में। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहां चलाई गई है? कोलकाता में। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में G20 पार्क स्थापित किया गया है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नई दिल्ली बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।